हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 11 दैट इज बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। इसमें हमने देखा था जो हमारा पीस ऑफ डीएनए है या फिर जो डिजायर्ड डीएनए है उसे हमने किस प्रकार से वेक्टर के अंदर इंसर्ट किया था। तो आज हम इससे आगे की जो प्रोसेस है वो देखेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो क्लास कल हमने बात की थी कि जो डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट है या फिर जो हमारा पीस ऑफ डीएनए है उसे हमने किस प्रकार से वेक्टर के अंदर इंसर्ट किया था। तो जो हमारी हेडिंग है वो है लाइगेशन ऑफ द डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट इनटू द वेक्टर। अब हमने क्या किया, हमने जो अपना पीस ऑफ डीएनए आइसोलेट किया था, कहाँ से हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म ए है वहाँ से हम अपना एक जीन निकाल रहे हैं जिसे हमने कहा था जीन ऑफ इंटरेस्ट। हमने वहाँ से जीन को निकाला, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाला। उसके लिए हमने पहले क्या किया, हमने जो ऑर्गेनिज्म ए है वहाँ से अपना डीएनए आइसोलेट किया, फ्रेगमेंटेशन की, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की। अब हमारे पास हमारा पीस ऑफ डीएनए आ गया। ये हमारा क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा पीस ऑफ डीएनए यहाँ पे आ गया है। उसके बाद हमने क्या किया, एक वेक्टर का यूज किया। क्या उसका नाम है, वो है प्लाज्मिड। अब हमने यहाँ पे किसका यूज किया है, प्लाज्मिड का यूज किया है। प्लाज्मिड एज अ वेक्टर यहाँ पे यूज होगा। तो हमने कहा था कि अब हम क्या करेंगे, प्लाज्मिड को ओपन करेंगे, क्योंकि प्लाज्मिड को ओपन करने के बाद ही क्या होगा, यहाँ पे जो डीएनए है वो इंसर्ट होगा। और हमने और क्या कहा था, हमें यहाँ पे कैसे चाहिए, स्टिकी एंड्स चाहिए। स्टिकी एंड्स में क्या हो रहा था, हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे कुछ एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज कर रहे थे। क्या नाम है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का, इकॉर-1। इकॉर-1 का हम यूज कर रहे हैं। इकॉर-1 क्या करता है कि जो डीएनए है, डीएनए की भी यहाँ पे कटिंग करेगा, प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड की भी यहाँ पे कटिंग करेगा। और जो अनपेयर न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पे अनपेयर न्यूक्लियोटाइड का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। तो ये क्या होगा, यहाँ पे भी अनपेयर न्यूक्लियोटाइड बनेंगे और यहाँ पे भी डीएनए में और वेक्टर दोनों में क्या हो रहा है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं। अब ये जो पेयरिंग करेंगे किसके साथ, एक दूसरे के साथ करेंगे, यानी डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड है वो प्लाज्मिड के न्यूक्लियोटाइड के साथ पेयरिंग करेंगे। इस प्रकार से जो डीएनए है वो प्लाज्मिड के अंदर क्या होगा, फिट हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, हमें क्या ध्यान रखना है, जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज हम डीएनए की कटिंग के लिए कर रहे हैं उसी एंजाइम्स का यूज हम प्लाज्मिड की कटिंग के लिए करेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे हमने कहा था, जब हमने इकॉर-1 के बारे में पढ़ा था, इकॉर-1 की जो प्रॉपर्टी होती है क्या होती है, वो वहां से कटिंग करेगा जहाँ पे जी प्रेजेंट होगा। यानी अगर डीएनए की बात करें तो एक कट यहाँ पे लगेगा, एक यहाँ पे लगेगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। जहाँ पे भी आपको इकॉर-1 का नाम दिखाई दे रहा है वहां पे क्या होगा, यहाँ पे कट लगेगा। तो क्या एक जो कट है वो यहाँ है, फर्स्ट यहाँ है, सेकंड यहाँ है, थर्ड यहाँ है, फोर्थ यहाँ है। टोटल कितने कट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, 4 यहाँ पे कट लगेंगे। और आपको एक और चीज याद रखनी है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जब भी डीएनए की कटिंग करेंगे तो दोनों ही स्ट्रैंड को काटेंगे। डीएनए किससे बना होता है, डबल स्ट्रैंड से बना होता है। यहाँ पे 2 स्ट्रैंड प्रेजेंट होते हैं और डीएनए की जब कटिंग होगी तो दोनों ही स्ट्रैंड की वहाँ पे कटिंग होगी, एक स्ट्रैंड की कटिंग वहाँ पे नहीं होती है। तो क्या हुआ, यहाँ पे जो पीस ऑफ डीएनए हमारा जिसे हमें इंसर्ट करना है वो उसकी यहाँ पे क्या हो गई, कटिंग हो गई है। इसी में क्या हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसी के अंदर है, यही हमें यहाँ पे फिट करना है। अब हम यहाँ पे देखेंगे प्लाज्मिड को देखेंगे तो प्लाज्मिड में भी क्या है, यहाँ पे पैलिंड्रोम सीक्वेंस प्रेजेंट होंगे दोनों में, प्लाज्मिड में भी और कहाँ पे जो हमारा पीस ऑफ डीएनए है वहां पे भी। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्लाज्मिड में भी जो इकॉर-1 को ही हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो इकॉर-1 ने एक कट यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे है। अब यहाँ पे जैसे ही इसने कट लगाया तो यहाँ पे आप इमेज देखेंगे, जो यहाँ पे प्लाज्मिड है वो ओपन हो गया है, क्योंकि यहाँ पे ओपन हो गया है। प्लस यहाँ पे क्या है, अनपेयर्ड जो न्यूक्लियोटाइड है वो यहाँ पे बन गए हैं। यहाँ पे इस वाली इमेज में आपको न्यूक्लियोटाइड नहीं दिखाए गए हैं, पर यहाँ पे क्या है, अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड बन गए हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे भी जो डीएनए है वहाँ पे क्या हो गया, अनपेयर्ड यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हो गया है। क्या किसका फॉर्मेशन हुआ है, स्टिकी एंड्स, दोनों ही साइड क्या हो गए हैं, स्टिकी एंड्स हो गए हैं। दोनों ही साइड अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड होंगे। और हमने कहा था जहाँ पे भी जो अनपेयर्ड
न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनकी उनका जो लक्षण होता है या उनका जो कैरेक्टर होता है किस प्रकार का होता है कि वो बहुत जल्दी ही पेयर बनाने के लिए एक्टिव रहते हैं। अब क्या होगा, डीएनए और यहाँ पे जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड में जब डीएनए को डाला जाता है तो ये क्या होते हैं, यहाँ पे क्या हुआ, ये जो स्टिकी एंड से आपस में जुड़ गए। किस प्रकार जुड़े, अब आप यहाँ पे आपको दो कलर में, यहाँ पे जो आपको पिंक कलर में दिख रहा है ये क्या है, हमारा पीस ऑफ डीएनए है, और जो ग्रे कलर में हमें दिख रहा है वो क्या है, हमारा वेक्टर है। वेक्टर यह है, प्लाज्मिड है। अब यहाँ पे देखोगे आप तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा था, यहाँ पे ये आपको यहाँ पे क्या है, जी है, यहाँ पे जी है, और जी के साथ फिर क्या यहाँ पे पेयर हो गया है, सी यहाँ पे पेयर हो गया है, और उसके बाद टी ए के साथ यहाँ पे क्या पेयर हुआ है, टी हुआ है। आपको यहाँ पे ओके, मैं यहाँ पे लिखूंगी नहीं क्योंकि ये क्लियरली दिखाई दे रहा है। क्या हुआ यहाँ पे जो अगर हम पहले हम बात करेंगे वेक्टर की, वेक्टर के पास क्या था, यहाँ पे जी और जी के साथ सी ऑलरेडी पेयर था। अनपेयर कहाँ पे था हमारे पास, आप इस वाले पोर्शन में देखेंगे तो टी टी ए यहाँ पे अनपेयर है। उसी प्रकार से आप इस वाले पेयर में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ए टी टी सी क्या है, अनपेयर है। अब इसके साथ पेयरिंग कौन करेगा, जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड होंगे। अब हम यहाँ इस वाले पोर्शन से देखेंगे तो यहाँ पे जो अनपेयर टी था नीचे, टी के साथ जो डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड था एक पेयर हो गया, फिर से टी के साथ ए पेयर हो गया, फिर ए के साथ टी, फिर ए के साथ टी, और सी के साथ जी यहाँ पे क्या है, पेयर हो गया है। उसी प्रकार से हम यहाँ पे देखेंगे ए के साथ क्या पेयर है, टी है, ए के साथ यहाँ पे क्या हो गया है, ए के साथ टी होगा, ये ए के साथ टी है, टी के साथ ए के साथ फिर से टी है, टी के साथ ए है, टी के साथ ए है, और जी के साथ क्या है, यहाँ पे सी, यहाँ पे क्या हो गया है, पेयर हो गया है। तो यहाँ पे क्या हो गई है, अब हमारा जो वेक्टर है, वेक्टर के अंदर हमने क्या कर दिया, अपना जो पीस ऑफ डीएनए है वो डाल दिया है। हमने कहा था कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में ये जो बॉन्ड बनता है ये क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, यानी दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड खुद से बन जाते हैं, लेकिन ये जो यहाँ पे ये जो बैकबोन बनी हुई है ये किससे बनी है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से बनी है। और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड खुद नहीं बनते हैं, यहाँ पे एक एंजाइम का यूज होता है। यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे ये बॉन्ड बनेगा जहां जहाँ पे कटिंग हुई है। 4 जगह पे हमने कटिंग की है, 4 जगह से ये क्या है, 4 जगह से बना है। कहाँ से बना है, एक तो यहाँ से कटिंग यहाँ से जुड़ा है, एक यहाँ से जुड़ा है, एक यहाँ से जुड़ा है, और एक यहाँ से जुड़ा है। 4 जगह से यहाँ पे क्या है, जो डीएनए है वो प्लाज्मिड के अंदर फिक्स हुआ है। तो 4 जगह पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एंजाइम का यूज करेंगे जिससे ये जो बैकबोन है, जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, यहाँ पे बन जाएगा और डीएनए पूरी तरीके से यहाँ पे फिट हो जाएगा। तो किस एंजाइम का हम यूज करते हैं, उस एंजाइम को हम कहते हैं डीएनए लाइगेज। क्या हो रहा है यहाँ पे, डीएनए लाइगेज का हम यूज करेंगे। डीएनए लाइगेज एज अ गम यहाँ पे यूज करता है, एज अ ग्लू यहाँ पे यूज करता है। और हमारे पास अब क्या आ गया है, वेक्टर आ गया है। वेक्टर के अंदर हमारा क्या आ गया, पीस ऑफ डीएनए आ गया है, जिसे अब हमने क्या करना है, ऑर्गेनिज्म बी के अंदर। अब इस वेक्टर को हमने क्या करना है, ऑर्गेनिज्म बी के अंदर इंसर्ट करना है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो डीएनए लाइगेशन की जो प्रोसेस है यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब आपने क्या करना है, इस डायग्राम को नोट करना है। साथ ही आप क्या करेंगे, यहाँ पे अलग अलग कलर का भी यूज कर सकते हो, जिससे आपको फिर जो पढ़ने में आसानी होगी, डायग्राम बनाने में आपको समझने में आपको आसानी होगी कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये जो डायग्राम है इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है उसमें हम थोड़ा सा प्लाज्मिड के बारे में जान लेंगे। जिस प्लाज्मिड के अंदर हमने, अच्छा उससे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जो भी हमने अभी डायग्राम के माध्यम से समझा है उसे हम स्टेप में पढ़ लेंगे कि हम क्या क्या यहाँ पे कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे पढ़ेंगे, टू इंट्रोड्यूस
आप पढ़ेंगे टू इंट्रोड्यूस फॉरेन डीएनए इनटू अ सर्कुलर वेक्टर साइंटिस्ट कैरी आउट अ 3 स्टेप्स प्रोसेस। यानी कि हमने वेक्टर के अंदर जो पीस ऑफ डीएनए डाला है उसके हमारे पास 3 प्रोसेस आती हैं, 3 स्टेप आते हैं हमारे पास। क्या कितने स्टेप आएंगे? 3 स्टेप आएंगे। सबसे पहला हमारे पास आएगा कटिंग आउट द जीन। सबसे पहले हम जीन की कटिंग करेंगे। तो आप पढ़ेंगे साइंटिस्ट फर्स्ट रिमूव दियर जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द डीएनए सीक्वेंस ऑफ आइदर साइड्स ऑफ इट। They can use restriction enzymes to do the cutting। यानी सबसे पहले क्या होगा, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा उसे जो मेन डीएनए है, मेन डीएनए से हम अलग करेंगे। और किस चीज का यहाँ पे यूज कर रहे हैं? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जिसका क्या नाम था? ECOR1 था। उसके बाद हम देखेंगे these enzymes which come originally from bacteria cut DNA at specific site in the sequence। अब ये जो एंजाइम्स होते हैं कहाँ से हमें मिलते हैं? हम बैक्टीरिया से हमें मिलते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो बैक्टीरिया में क्या होता है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, जो कि यहाँ पे एज अ डिफेंस मैकेनिज्म यूज होते हैं। यानी कि बैक्टीरिया को क्या देते हैं? डिफेंस देते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। उन्हीं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को हम यूज करते हैं। और ये एंजाइम क्या करेंगे? डीएनए को कट करेंगे, स्पेसिफिक साइट से करेंगे। यानी कि अब ये हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं वो स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट से ही क्या करेंगे? डीएनए को कट करेंगे। ये बात हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। पहले स्टेप में हमने देख लिया, पहले स्टेप में यही हो रहा है कि डीएनए की कटिंग हो रही है, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी कटिंग हो रही है। नेक्स्ट में हमने क्या देखा? सेकंड जो स्टेप हमारे पास आता है ओपनिंग ऑफ द वेक्टर। अब हम क्या करेंगे? वेक्टर को ओपन करेंगे। यानी वेक्टर को ओपन क्यों करेंगे? क्योंकि हमें उसमें क्या डालना है? हमें अपना पीस ऑफ डीएनए डालना है। आप पढ़ेंगे नेक्स्ट साइंटिस्ट मेक अ कट इन द सर्कुलर डीएनए सीक्वेंस ऑफ द वेक्टर। अब हम क्या करेंगे? जो वेक्टर है वेक्टर में कट करेंगे। और यहाँ पे भी क्या होगा? आप आगे पढ़ेंगे कि यहाँ पे भी सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज होगा जो हम स्टेप फर्स्ट में देख रहे थे। स्टेप फर्स्ट कौन है हमारा? ये है। स्टेप सेकंड कौन है? ये है। तो आप पढ़ेंगे they use the same restriction enzymes as they use to cut out the gene in step 1। यानी कि स्टेप 2 में भी वही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज होगा जो स्टेप 1 में होगा। और स्टेप 2 क्या है? वेक्टर की कटिंग है। स्टेप 1 क्या है? जो हमारा जीन था, पीस जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था उसकी कटिंग है। नेक्स्ट आप देखेंगे दिस टर्न्स द वेक्टर इनटू अ लाइनर मॉलिक्यूल एंड मेक इट रेडी टू एक्सेप्ट द न्यू पीस ऑफ डीएनए। यानी कि जब हमने वेक्टर की कटिंग की तो अब वेक्टर रेडी था जो डीएनए का जो पीस था उसे रिसीव करने के लिए। पहले आप क्या करेंगे? दोनों पॉइंट्स को अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। उसके बाद हम जो लास्ट पॉइंट है उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेप आता है स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 में क्या है? स्टिकिंग द वेक्टर एंड जीन टुगेदर। अब क्या होगा? जो वेक्टर है, जो जीन है, हम उसे साथ में क्या करेंगे? वहां पे उन्हें मिला देंगे, यानी कि उन्हें ज्वाइंट कर देंगे। तो आप पढ़ेंगे द फाइनल स्टेप इन क्लोनिंग इज टू incorporate the DNA of interest into the vector। Scientists mix the gene and the opening vector together with a bacterial enzyme called DNA ligase। यानी क्या होता है? जब डीएनए और वेक्टर को मिक्स किया जाता है तो उन्हें अटैच करने के लिए यहाँ पे किसका यूज हम कर रहे हैं? डीएनए लाइगेज का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे द लाइगेज स्टिक्स डीएनए एंड्स टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल्स दैट इंक्लूड्स बोथ द वेक्टर एंड द जीन। अब हमारे पास क्या आ गया है? जो वेक्टर है वेक्टर के अंदर हमारे पास ये आ गया है, यहाँ पे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया है, जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में भी देखेंगे। तो ये जो पॉइंट है इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद अब हम जानेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है प्लाज्मिड। अब हम थोड़ा सा प्लाज्मिड के बारे में जान लेंगे, उसके फंक्शन के बारे में जान लेंगे कि प्लाज्मिड क्या कर रहा है। वैसे हम प्लाज्मिड के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं और आपको पता है कि प्लाज्मिड का क्या क्या फंक्शन होता है। तो आप देखेंगे प्लाज्मिड इज अ स्मॉल साइज। प्लाज्मिड क्या होता है? स्मॉल साइज है, सर्कुलर है।
अब आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, प्लाज्मिड के कैरेक्टर आ सकते हैं कि बताइए कि जो प्लाज्मिड है उसके क्या क्या कैरेक्टर हैं, क्या क्या उनके गुण हैं। तो प्लाज्मिड क्या होता है, छोटा होता है, सर्कुलर होता है। हमने जब भी प्लाज्मिड को बनाया तो इस प्रकार से बनाया, सर्कुलर होता है। और नेक्स्ट आप देखेंगे सर्कुलर इन शेप एंड इट इज अ पीस ऑफ डीएनए दैट इज नॉट द सेम एज क्रोमोसोमल डीएनए। ये क्या होता है, पीस ऑफ डीएनए होता है और क्रोमोसोमल डीएनए से क्या होता है, डिफरेंट होता है। उसके बाद आप देखेंगे इट्स एबिलिटी टू रेप्लिकेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। अब क्या होता है, इसमें क्या होता है, किस चीज की एबिलिटी होती है, रेप्लिकेशन की होती है। रेप्लिकेशन क्या होता है कि प्रतिकृति बनाता है अपनी, मतलब कि प्रतिकृति क्या होता है कि अपनी क्या होता है, सेम कॉपी बनाता है। जैसे ये हमारे पास एक क्या है, प्लाज्मिड है। अब ये क्या करेगा, अपनी जैसी क्या बना देगा, और भी कॉपी बना देगा। अब ये प्लाज्मिड क्या करेगा, अपनी जैसी और भी कॉपी बना देगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन की प्रोसेस कहते हैं। क्या कर रहे हैं जो प्लाज्मिड है, वो रेप्लिकेशन यहाँ पे कर रहे हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे दे आर यूजली फाउंड इन बैक्टीरिया। कहाँ पे पाए जाते हैं प्लाज्मिड, कहाँ पे पाए जाएंगे, बैक्टीरिया में पाए जाएंगे। उसके बाद आपने देखा बट दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो अब हमने जब भी बैक्टीरियल सेल के बारे में पढ़ा था तो हमने प्लाज्मिड भी देखा। प्लाज्मिड वहाँ पे क्या होता है, एक्स्ट्रा डीएनए होता है। एक्स्ट्रा डीएनए यानी कि जो बैक्टीरिया है उसके पास अपना एक डीएनए होगा। किस प्रकार का जो होता है डीएनए, वो बहुत कैसा होता है, सर्कुलर होता है। कुछ इस प्रकार का डीएनए हमने किस में देखा है, बैक्टीरिया में देखा है, सर्कुलर डीएनए होता है। उसके अलावा एक प्रकार का जो डीएनए है वो ये है, जिसे हम प्लाज्मिड कहेंगे। प्लाज्मिड को अगर बैक्टीरिया सेल से निकाल भी दिया जाए तो बैक्टीरिया पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए इसे क्या कहा गया है, एक्स्ट्रा डीएनए कहा गया है। अब हम क्या देखेंगे, प्लाज्मिड के कुछ फंक्शन देखेंगे, प्लाज्मिड के कुछ कार्य देख लेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास कार्य आता है वो ये है कि दे कैरी एटलीस्ट वन जीन। अब ये जो प्लाज्मिड है ये क्या करते हैं, जीन को कैरी करते हैं एंड मोस्ट ऑफ द जीन आर हेल्पफुल टू देयर होस्ट ऑर्गेनिज्म। अब हम क्या कर रहे हैं, प्लाज्मिड का हम यूज क्यों कर रहे हैं, हमने क्या कहा, प्लाज्मिड का यूज क्यों कर रहे हैं, हमने कहा कि एक ऑर्गेनिज्म ए है और एक ऑर्गेनिज्म क्या है, बी है। अब इसका जो जीन है वो हम यहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इसे ट्रांसफर करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, हम वेक्टर का यूज कर रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे बैक्टीरियल सेल है, अगर हमने कहा यहाँ पे क्या है, बैक्टीरियल सेल है, अगर बैक्टीरियल सेल होगा तो यहाँ पे जो डीएनए वो कैसा होगा, सर्कुलर डीएनए है। अब हमने क्या करना है, जो यहाँ पे पीस ऑफ डीएनए है वो हमें, बैक्टीरिया है जिसका नाम ए है, दूसरा बैक्टीरिया जिसका नाम बी है, हमें जो पीस ऑफ डीएनए है वो ए से हमें बी में डालना है। तो हम किसका यूज कर रहे हैं, हम प्लाज्मिड का यहाँ पे यूज कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन आपने देखा, दे इंक्रीज द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। किस प्रकार से सर्वाइवल करते हैं, क्योंकि हमने कहा कि बी को किसी जीन की आवश्यकता है और वो जीन बी के पास नहीं है बल्कि ए के पास है। तो हम ए से क्या करेंगे, बी में डालेंगे। और ये जो ट्रांसपोर्ट चल रहा है, ये जो परिवहन चल रहा है, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, प्लाज्मिड का यूज कर रहे हैं। इसका मतलब ये किस में हेल्पफुल होगा, ह्यूमन के सर्वाइवल में, जो ऑर्गेनिज्म है उसके सर्वाइवल में क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ रेप्लीकेशन, यानी इसमें क्या होती है, रेप्लीकेशन होती है। रेप्लीकेशन हमने यहाँ पे देखा। आगे हम जानेंगे कि रेप्लीकेशन का यहाँ पे क्या महत्व है। जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड रेप्लिकेट कर रहा है, अपनी क्या है, अपना जो नंबर है वो इंक्रीज कर रहा है। तो इसका यहाँ पे क्या महत्व है, उससे पहले आप क्या करेंगे, प्लाज्मिड की आप डेफिनेशन नोट कर लेंगे और उसके जो फंक्शन है वो भी यहाँ पे आप नोट कर लेंगे। चलिए, ये तो पढ़ा हमने प्लाज्मिड के बारे में और उसके फंक्शन के बारे में। अब हम क्या जानेंगे, जो प्लाज्मिड है कार्य के आधार पर प्लाज्मिड हमारे पास दो प्रकार के आते हैं। हमने अभी तक क्या कहा, हमने कहा जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड कार्य के आधार पर हमारे पास दो प्रकार के आते हैं। सबसे पहला जो प्रकार है वो है एक्सप्रेशन वेक्टर। वेक्टर कहिए या प्लाज्मिड कहिए, हमारे पास दो प्रकार के वेक्टर या फिर दो प्रकार के प्लाज्मिड आते हैं। एक होता है एक्सप्रेशन वेक्टर या फिर एक्सप्रेशन प्लाज्मिड और दूसरा होता है क्लोनिंग वेक्टर या क्लोनिंग प्लाज्मिड। तो अब हम उसके बारे में जानेंगे। हमारे पास जो नेक्स्ट हेडिंग आई है वो क्लोनिंग वेक्टर है। हमने कहा था ये क्या है, ये तो पहला प्रकार है क्लोनिंग वेक्टर। और जो दूसरा प्रकार हमारे पास आता है वो क्या आता है, एक्सप्रेशन वेक्टर।
तो क्या होते हैं क्लोनिंग वेक्टर और एक्सप्रेशन वेक्टर? सबसे पहले हम देखते हैं एक्सप्रेशन वेक्टर। हमने कहा ये एक बैक्टीरियल सेल है, ये एक बैक्टीरियल सेल है, ये इसका क्या है, अपना डीएनए है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वेक्टर है, यहाँ पे क्या है, प्लाज्मिड है। अब इस प्लाज्मिड में क्या है, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, हमारा क्या है, कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये रहा, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब यहाँ से क्या आता है, ये जो जीन बनाता है, ये जीन कोई प्रोडक्ट बना रहा है, क्या आता है यहाँ से, जीन कोई प्रोटीन बनाते हैं, और प्रोटीन फिर क्या आता है, अलग अलग कैरेक्टर या फिर अलग अलग गुणों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से इन वेक्टर से हम क्या ले रहे हैं, इन वेक्टर से हम प्रोडक्ट ले रहे हैं। हमारा जो मेन पर्पज है अभी क्या है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद, यानी कि अभी हमें यहाँ से क्या चाहिए, उत्पाद चाहिए, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो प्रोडक्ट कोई प्रोटीन हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। तो यहाँ पे इस प्रकार के वेक्टर को हमने कहा एक्सप्रेशन वेक्टर। क्या कहेंगे हम इसे, एक्सप्रेशन वेक्टर कहेंगे, जहाँ पे जब हम प्लाज्मिड का यूज या फिर वेक्टर का यूज किसी उत्पाद के लिए, किसी प्रोडक्ट के लिए करते हैं, यानी हमें क्या चाहिए, हमें किसी प्रोटीन की आवश्यकता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जीन डाल देंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा आ गया, और फिर क्या करेगा, जो प्लाज्मिड, यहाँ पे प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड क्या करेगा, उत्पाद बनाता रहेगा, यानी वो प्रोटीन का निर्माण करता रहेगा, और हम यहाँ से क्या करेंगे, अपना प्रोडक्ट यानी कि अपना उत्पाद यहाँ से ले लेंगे। इस प्रकार के वेक्टर को हम क्या कहेंगे, एक्सप्रेशन वेक्टर कहेंगे। सेकेंड नंबर जो हमारे पास आता है, सेकेंड, जहाँ पे हमने यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे से डाला है, तो हमारे पास फिर नेक्स्ट क्या आता है, क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर आपकी बुक में दिया गया है टॉपिक, तो अब हम पढ़ेंगे क्लोनिंग वेक्टर के बारे में। ये था एक्सप्रेशन वेक्टर। अब यहाँ पे क्लोनिंग वेक्टर में क्या हुआ कि हमने यहाँ पे ये जो बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल के अंदर हमने क्या डाल दिया, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया। ये क्या है, ये हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इस जीन की हम कॉपी बना रहे हैं। कॉपी यानी कि हमें क्या चाहिए, हमने यहाँ पे दो प्लाज्मिड में हमने दो पीस ऑफ जीन डाले, दो पीस डाले। अब हमें बहुत सारी क्या चाहिए, यहाँ पे कॉपी चाहिए, तो क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, ये बैक्टीरियल सेल है, ये इसका अपना पीस ऑफ डीएनए है, और यहाँ पे क्या होंगे, वेक्टर के बहुत सारी कॉपी हो जाएंगी, कॉपी है, और हर कॉपी के पास क्या है, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, हर कॉपी के पास हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। तो हमें क्या मिल गया है, हमने यहाँ पे दो जीन को इंसर्ट किया था, दो से हमें यहाँ पे चार जीन देखने को मिले हैं। तो क्या रही, यहाँ पे जो प्लाज्मिड है वो अपना क्लोन बना रहा है। क्लोन क्या होता है, अपनी कॉपी यहाँ पे बना रहा है। तो दोनों ही प्रोसेस में एक ही काम हो रहा है, यानी कि अगर हम इस सेल की बात करें तो इस सेल में क्या हो रहा था, एक ही काम हो रहा था, यहाँ पे भी एक ही काम हो रहा है। पर अगर हम एक्सप्रेशन वेक्टर की बात करें तो हम प्रोडक्ट पे यानी उत्पाद पे ज्यादा ध्यान देंगे। हमारा जो मेन पर्पज होगा वो प्रोडक्ट यानी उत्पाद करना होगा। हमें किसी प्रोटीन की आवश्यकता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रोटीन ले लेंगे। और अगर जब बात क्लोनिंग वेक्टर की आती है तो यहाँ पे जो प्लाज्मिड होता है अपने क्लोन बनाता है। आपने जब मूवी देखी होगी तो आप देखते होंगे कि वहाँ पे क्लोन बन जाते हैं, यानी कि कोई एक इंसान है, उसका अगर क्लोन बन गया तो सेम उसी की जगह। तो सेम यहाँ पे क्या हो रही है, जो वेक्टर है, वेक्टर की क्लोनिंग हो रही है। वेक्टर के अंदर हमारा क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, और जैसे जैसे वेक्टर की क्लोनिंग होगी, जैसे जैसे वेक्टर क्या होंगे, अपनी संख्या में वृद्धि करेंगे, वैसे वैसे जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी जो नंबर है उसके नंबर में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, क्लोनिंग वेक्टर कहते हैं। आपको एक्सप्रेशन वेक्टर और क्लोनिंग वेक्टर दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। दोनों में प्रोसेस एक ही हो रही है, दोनों में हम क्या कर रहे हैं, प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड पे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल रहे हैं, दोनों से ही क्या आ रहा है। अब प्रोडक्ट यहाँ से भी बनेगा, प्रोडक्ट यहाँ से भी बन रहा है, पर अभी हमें जो हमारा मेन जो फोकस है, मेन जो पर्पज है, हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे अपने जीन की कॉपी चाहिए। हमें यहाँ पे प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, हमें क्या है, जो जीन है उसकी कॉपी हमें चाहिए। तो ये है, दोनों में डिफरेंस है। तो हमारे पास दो प्रकार के वेक्टर आए। अब हम क्या करेंगे, क्लोनिंग वेक्टर को हम पढ़ लेंगे, क्योंकि क्लोनिंग वेक्टर आपके बुक में दिया गया है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, व्हाट इज क्लोनिंग वेक्टर। क्या पढ़ा हमने क्लोनिंग वेक्टर के बारे में, आप जानेंगे। अ वेक्टर इज अ डीएनए मॉलिक्यूल, यानी कि जो वेक्टर क्या है, डीएनए मॉलिक्यूल दैट इज यूज्ड टू कैरी अ फॉरेन डीएनए इनटू द होस्ट सेल।
हमने क्या कहा, वेक्टर क्या है, डीएनए मॉलिक्यूल्स है जो किस लिए काम आता है, जो फॉरेन डीएनए को किसी होस्ट सेल में डालने के काम आता है। यही हमने अभी किया था, कोई फॉरेन डीएनए था। फॉरेन डीएनए क्या होता है, किसी अन्य जो कोई सब्सटेंस है उसका डीएनए है, उसे हमने क्या करना है, होस्ट सेल में डालना है। तो उसके लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, हम वेक्टर का यूज कर रहे हैं। इट हैज द एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट एंड इंटीग्रेट इनटू द होस्ट सेल। यानी जो वेक्टर है, वेक्टर में क्या कैपेसिटी होती है, रेप्लिकेट करने की कैपेसिटी होती है, रेप्लिकेशन की कैपेसिटी होती है। रेप्लिकेशन आपको क्या बताया गया है, रेप्लिकेशन या फिर क्लोनिंग क्या हो रही है, जो वेक्टर है सेम अपने ही समान वेक्टर का वहां पे क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है। नेक्स्ट आप देखेंगे, दीज वेक्टर्स हैव हेल्प्ड इन एनालिसिस द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। किसमें ये इंपॉर्टेंट होता है, क्या हेल्प करता है, जो मॉलिक्यूलर, जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, किस प्रकार का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को हम जब भी स्टडी करते हैं तो इसी की हेल्प से हम यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे, वेक्टर्स कैन बी अ प्लाज्मिड। जो वेक्टर है वो प्लाज्मिड हो सकता है। अभी तक हम प्लाज्मिड के बारे में ही पढ़ रहे थे। फ्रॉम द बैक्टीरियम, अ सेल फ्रॉम द हायर ऑर्गेनिज्म और अ डीएनए फ्रॉम अ वायरस। The target DNA is transferred into the specific sites of the vector and ligated by a DNA ligase. The vector is then transformed into the host cell for the replication. अब यही चीज हम बार बार कर रहे हैं कि हमने क्या किया, वेक्टर में फॉरेन डीएनए को डाल दिया। अब हम वेक्टर को क्या करेंगे, होस्ट सेल में डालेंगे, जिससे कि जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वहां पे पहुंच जाए। यही हम पढ़ रहे हैं। मेनली आपको क्या ध्यान रखना है, जो कार्य के आधार पर, फंक्शन के आधार पर जो वेक्टर होते हैं वो कितने प्रकार के हमने देखे हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमने कहा एक्सप्रेशन वेक्टर। एक्सप्रेशन वेक्टर में क्या होता है, हम वहाँ पे वेक्टर में अपना पीस ऑफ डीएनए डालते हैं, यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट हम डालते हैं, और वहाँ पे हमें प्रोडक्ट चाहिए होते हैं। हम हो सकता है कि हम उस जीन से किसी एक विशिष्ट प्रकार का प्रोटीन वहाँ पे निर्माण हो रहा है और वो प्रोटीन हमें चाहिए। हमें यहाँ पे प्रोटीन से मतलब है, यानी कि प्रोडक्ट से मतलब है। दूसरा हमने कहा क्लोनिंग वेक्टर। क्या होता है क्लोनिंग वेक्टर, कि इस प्रकार का वेक्टर कि यहाँ पे क्या करता है कि जो वेक्टर है अपनी ही समान बहुत सारी कॉपी बनाता है, बहुत सारी क्लोनिंग करता रहता है। अब यहाँ पे क्या होगा, हमने क्या पढ़ा है कि जो वेक्टर के अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, जितनी कॉपी प्लाज्मिड की बनेंगी उतनी कॉपी हमारी जीन की बनेंगी, और हमें यहाँ पे क्या है, बहुत सारे जीन चाहिए, यानी जो जीन हमने इंसर्ट किया है उसके हमें बहुत सारी कॉपी चाहिए। इस प्रकार के वेक्टर को हम कहते हैं क्लोनिंग वेक्टर। तो ये जो डेफिनेशन है इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद अब हम जानेंगे जो क्लोनिंग वेक्टर है उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। नेक्स्ट जो हेडिंग हमारे पास आती है वो क्या है, फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। क्या क्या फीचर्स पाई जाएंगे इसमें, तो हम देखते हैं। द क्लोनिंग वेक्टर पोजेस द फॉलोइंग फीचर्स, यानी जो क्लोनिंग वेक्टर है उसमें निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं, निम्नलिखित फीचर्स पाए जाते हैं। सबसे पहला आप देखेंगे इंपॉर्टेंट है, अ क्लोनिंग वेक्टर शुड पोजेस an origin of replication so that it can self replicate inside the host cell। क्या होना चाहिए, जो क्लोनिंग वेक्टर है उसमें क्या होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। क्या कहते हैं इसे, ORI कहते हैं। इसे हमने क्या कहा, ORI का, ORI की फुल फॉर्म क्या होती है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या होता है ORI, अब हम देखेंगे। हमने कहा कि जो वेक्टर है वेक्टर में ORI होना चाहिए, यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा वो साइट होनी चाहिए। अगर हम बात करें ह्यूमन क्रोमोसोम की, हमने बात की, हमारे पास ह्यूमन क्रोमोसोम आ गया। हमने कहा इसमें बहुत सारी क्या है, ORI हैं। अब यहाँ से क्या होगा, इन ORI से यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम है वो रेप्लिकेट होगा, यहाँ से 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 होगा। यानी कि जो वेक्टर है उसमें ऐसी साइट होनी चाहिए, ऐसे विशिष्ट जगह होनी चाहिए जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हर कहीं से। अब हमारे पास हम बात कर रहे थे प्लाज्मिड की, ये प्लाज्मिड है। ऐसा नहीं है कि प्लाज्मिड कहीं से भी रेप्लिकेट हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। जो प्लाज्मिड है वो जब रेप्लिकेट होगा तो कुछ विशिष्ट जगह से होगा, और उसी विशिष्ट जगह को हमने ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहा था या फिर ORI कहा था। अभी हमने ह्यूमन क्रोमोसोम की बात की, तो हमने कहा कि ह्यूमन क्रोमोसोम में बहुत सारे ORI हैं, यानी बहुत सारे क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। उसी प्रकार से अब ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर है, अब इसमें बहुत सारे क्या होंगे, ORI होंगे। एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया। अब हमने क्या पढ़ा था कि जो वेक्टर है वो बहुत सारी कॉपीज बना सकता है, बहुत सारे क्लोन बना सकता है।
कि कैसे बनाता है, किस बेस पे बनाता है, जितने ORI उसके पास होंगे, यानी कि जितने ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वेक्टर के पास होंगे उतने ही क्लोन यहाँ पे बनेंगे। अब आपको समझ आ रहा होगा कि क्या इंपॉर्टेंस है ORI की। क्या होता है ORI से, जो रेप्लिकेशन होता है वो स्टार्ट होगा, जो रेप्लिकेशन का क्या होगा, आरंभ वहां से होगा। रेप्लिकेशन क्या आपको बताएगा, यहाँ पे प्रतिकृति बन रही है, यानी कि जो वेक्टर है अपने ही समान बहुत सारी क्या बनाएगा, बहुत सारी कॉपी बनाएगा। अब ORI आपको समझ आ गया है। ORI क्या होती है, बहुत सारे ORI होती हैं। जब आप पढ़ोगे कि जो वेक्टर होता है, एक अच्छा जो वेक्टर होता है, एक अच्छे वेक्टर में बहुत सारे ORI होने चाहिए। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमें क्या चाहिए, अभी हमने पढ़ा था, जब हमने पढ़ा था क्लोनिंग वेक्टर में पढ़ा था, क्लोनिंग वेक्टर में हमने यही देखा था कि जो वेक्टर है वो बहुत सारे क्लोन बना रहा है। तो क्लोन का कैसे बनाएगा वो, जब उसके पास बहुत सारे ORI होंगे, जितने ORI होंगे उतनी ही क्या बनेंगी, यहाँ पे कॉपी बनेंगी। और अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा ORI चाहिए तो हमें क्या होगा, अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो प्लाज्मिड है उसकी कॉपी चाहिए तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे ORI चाहिए होंगे। तो ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। सो क्लास, आज आपने पढ़ा क्लोनिंग वेक्टर के बारे में और एक्सप्रेशन वेक्टर के बारे में। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, इससे आगे का जो पोर्शन है हम नेक्स्ट क्लास में उसे कंटिन्यू करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।